GFR 15 से कम हो गया, बिलो 15 आ गया तो डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। वात और कफ दोष को बैलेंस में लाना है, इसी के अनुसार हम ट्रीटमेंट को करते हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टेज 3। अब जब किडनी फिल्टर नहीं कर रही तो जो टॉक्सिन्स है, जहर है, वो शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए टॉक्सिन्स का ओवरलोड होता है, जिसे हम आम भी कह सकते हैं। तो 3 चीज़ों पे स्टेज 3 पे काम करना है, वात इम्बैलेंस, कफ इम्बैलेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म, टॉक्सिन्स, इनको कंट्रोल करना। क्या मतलब, ये एक ऐसी स्टेज है, इफ प्रॉपरली ट्रीटेड रिवर्सल के चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और बीपी को कंट्रोल करना किडनी पेशेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद में इलाज लेना समय का सदुपयोग है, बर्बादी तो तब होती है जब आपको उससे कुछ प्राप्ति ना हो। बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। हम अक्सर बात करते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 के बारे में, किडनी समस्या को खास तौर पर देखते हुए, लेकिन तमाम वो मरीज जो स्टेज 3 पर हैं या स्टेज 4 पर हैं, उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है, क्या स्टेज 3 या स्टेज 4 पर पहुंचने के बाद ये संभव है कि मेरी किडनी वापस से रिवाइव हो सकती है। इसी बात को जानने के लिए अभी हम कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद हैं और चर्चा करेंगे स्टेज 3 के पेशेंट्स के लिए और स्टेज 4 के पेशेंट्स के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पुनीत, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, पेशेंट्स की तरफ से ये सवाल कुछ है कि स्टेज 3 के कुछ पेशेंट्स हैं और स्टेज 4 के भी कुछ पेशेंट्स हैं। अमूमन उनमें बहुत ज़्यादा चिंता देखी जाती है क्योंकि उनका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक जब इंटरव्यू हुआ था तो आपने ये भी कहा था कि जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं वो आयुर्वेद में ना आए, क्योंकि उनके लिए फिर कोई दूसरा मतलब विकल्प नहीं है इलाज कराने का। तो ट्रांसप्लांट की स्थिति तक ना पहुँचे स्टेज 3 और 4 के जो पेशेंट्स हैं CKD के, क्या उनके लिए कोई ट्रीटमेंट संभव है आयुर्वेद में? प्रज्ञा, बहुत अच्छा टॉपिक हमने आज लिया है। स्टेज 3 और स्टेज 4 ऐसी स्टेजेस हैं जहाँ पे ना बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। स्टेज 5 जो होती है, पहले तो 5 स्टेजेस होती हैं किडनी फेलियर की, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टेज जो होती है वो होती है डायलिसिस की स्टेज। वो होती है एंड स्टेज रीनल डिजीज़, यानी कि ESRD जिसको कहा जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ इसको कहा जाता है। यहाँ पे जनरली डायलिसिस शुरू हो जाता है, यानी कि जो GFR है वो GFR 15 से कम हो गया, बिलो 15 आ गया तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे पेशेंट डायलिसिस में चला जाता है। एज़ कंपेयर टू स्टेज 3 और स्टेज 4, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो होती हैं कंट्रोल में की जा सकती हैं। क्रेटनाइन का बढ़ने का ट्रेंड और पैटर्न जो होता है वो 1 से 2 में 50% तक डैमेज हो जाता है। यानी कि लगभग जब वो 1 से 2 बढ़ता है तो 50% किडनी GFR 50% रिड्यूस हो चुका होता है। यानी कि वो पेशेंट जो होता है जनरली स्टेज 3 पर ही उसको डायग्नोसिस होता है। आप इसे अमूमन समझ सकते हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 पे जनरली डायग्नोसिस बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेजेस में बहुत सी बार ये अननोटिस चला जाता है। तो स्टेज 3 पे जो पेशेंट आता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसान भी होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे आप तीसरी मंजिल पर खड़े हैं, फिर चौथी मंजिल पर खड़े हैं और फिर 5वीं मंजिल पर खड़े हैं। तो नीचे उतरना है तो तीसरी मंजिल से समय कम लगेगा, चौथी मंजिल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा और 5वीं मंजिल से और अधिक लगेगा। तो जितना जल्दी आप इसे समझेंगे उतना अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। अब अगर आयुर्वेद के व्यू पॉइंट से बात करें तो CKD को ना मूत्रवाह स्रोतिस की बीमारी कह सकते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी चैनल्स की, माइक्रो चैनल्स के इशू इसको कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें वात दोष का इम्बैलेंस होता है, यानी कि डीजनरेशन हो रहा है टिश्यूज का। कफ दोष का इम्बैलेंस हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, मूत्रवाह स्रोतस में ब्लॉकेज हो रही है, नेफ्रॉन्स में डैमेज हो रहा है, डीजनरेशन हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है कफ इम्बैलेंस की वजह से। इसी प्रकार से जो ड्राइनेस होती है, टिश्यू की ड्राइनेस हो रही है वात इम्बैलेंस की वजह से। तो यहाँ पे हमें वात और कफ दोष को बैलेंस में लाना है।
बिल्कुल सही है। तो इसी के अनुसार हम ट्रीटमेंट को करते हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टेज 3। और क्या हो रहा होता है इस स्टेज पे, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं शरीर में, इचिंग होती है ना बहुत सारी, जिसको कहते हैं कि यूरिया बढ़ गया शरीर में, क्रेटनाइन बढ़ गया, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर रही होती है स्टेज पे। अब जब किडनी फिल्टर नहीं कर रही तो जो टॉक्सिन्स है, जहर है, वो शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं। अब इकट्ठे होने के कारण वो शरीर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे, इसीलिए टॉक्सिन्स का ओवरलोड होता है, जिसे हम आम भी कह सकते हैं। आम एक जनरल आम वर्ड है, जनरल वर्ड है, टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन को आयुर्वेद में कहा गया है आम। तो यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, जिस वजह से यूरिया का बढ़ना, क्रेटनाइन का बढ़ना, और इसी प्रकार से मल्टीपल जो पॉइजन होते हैं शरीर में वो बढ़ने लग जाते हैं। तो 3 चीज़ों पे स्टेज 3 पे काम करना है, वात इम्बैलेंस, कफ इम्बैलेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ आम टॉक्सिन्स, इनको कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब शरीर में अगर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे हम आम कहेंगे। वात और कफ के बारे में इसमें जो है कंट्रोल किया जाता है स्टेज 3। वात का इम्बैलेंस हो रहा है, हाँ, कफ दोष का इम्बैलेंस हो रहा है, जिस वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, ब्लॉकेज हो रही है, वात की वजह से ड्राइनेस हो रही है, डीजेनरेशन हो रहा है, जिस वजह से नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन के, और एज अ रिजल्ट जीएफआर रिड्यूस होता चला जा रहा है, और क्रेटनाइन जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है, यूरिया इंक्रीज होता चला जा रहा है, पोटेशियम सोडियम का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है इस स्टेज पे। बहुत सी बार डाइट बहुत जरूरी है स्टेज पे कंट्रोल की जाए। साइमल्टेनियसली कुछ हर्ब्स का हम यूज करें स्टेज पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी स्टेज है, इफ प्रॉपरली ट्रीटेड रिवर्सल के चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई, सिग्निफिकेंटली हाई। मेरा सवाल ये है कि मतलब अभी हम जड़ी बूटियों पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले आम गलतियां क्या लोग ऐसा कर रहे हैं कि स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुंचने तक की नौबत आ जाती है? क्योंकि अगर क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो वो तो प्रोटीन जाने से पता चलना शुरू हो जाता होगा, आई थिंक। देखो, प्रोटीन जाता है तो वो यूरिन से जाता है, वो जनरली स्टेज 1 में होता है, और साइमल्टेनियसली प्रोटीन जाने का एक फिनोमेना बाकी स्टेजेस में भी साथ में चलता है, जैसे स्टेज 2, 3, 4, 5 में भी जनरली प्रोटीन का लीकेज हो रहा होता है। तो प्रोटीन जाना, जिसे हम प्रोटीनो यूरिया भी कहते हैं, ये अलग से भी एक प्रॉब्लम होती है, और जनरली किडनी के साथ एसोसिएटेड भी होती है। किडनी के साथ तो एसोसिएटेड दोनों ही फॉर्म में, लेकिन सीकेडी के साथ भी एसोसिएटेड होती है, और जनरली स्टेज 1 की सीकेडी में भी प्रोटीनो यूरिया देखने को मिलता है। तो प्रोटीन को तो हमें एक अलग लेके चलना ही है, उसको तो डायग्नोसिस हमें बनाना ही है, उसको तो ठीक करना ही है। साथ साथ सीकेडी को आगे प्रोग्रेशन ना हो और यहीं से रिवर्सल शुरू हो जाए, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नहीं डॉक्टर पुनीत, मेरा सवाल ये है कि आम गलतियां लोग क्या कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं? स्टेज 1 पे उन्हें पता चल गया कि उन्हें किडनी की समस्या है, बट फिर भी वो स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं पा रहे हैं, और स्टेज 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता चला जाता है। स्टेज 1 पे बहुत मुश्किल से किसी का डायग्नोसिस बनता है, बहुत कम लोगों का डायग्नोसिस बनता है। सबसे पहली ये इशू है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, प्रोग्रेस करता है, और अगर बीपी और शुगर कंट्रोल ना हो तो और डबल तेजी से प्रोग्रेस करता है। जनरली अंडरलाइंग कॉजेज आर हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। जब ये डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उन दोनों केसेस में ये क्रेटनाइन बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। ओके। और ये एक कॉमन फिनोमेना रहता है, कॉमन कॉज रहता है। नेचर ऑफ द डिजीज भी प्रोग्रेसिव है, साइमल्टेनियसली क्रोनिक प्रॉब्लम जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है वो भी कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो भी नहीं कंट्रोल हुए, और प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ डिजीज है। दैट्स व्हाई द सीकेडी generally goes into CKD 3, goes to CKD 4, and then CKD 5 for end stage renal disease. It means if you have BP and diabetes, you will become a kidney patient, right? If that is uncontrolled. If that is uncontrolled. कंट्रोल्ड Okay. करना जरूरी है। बीपी कंट्रोल में रहे, डायबिटीज यानी कि शुगर कंट्रोल में रहे, HbA1c कंट्रोल में रहे। आप उसको मॉनिटर करते रहिए। मॉनिटरिंग के साथ साथ दवाई प्रॉपर लेनी है। दवाई के साथ बाद में भी बहुत सारे पेशेंट्स का कंट्रोल नहीं होता, तो वो हम उनके केसेस में बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड करते हैं, जिससे बीपी कंट्रोल हो, डायबिटीज कंट्रोल हो। मतलब एट एनी कॉस्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर कंट्रोलिंग बीपी एंड शुगर by whichever therapy it is possible, pathy it is possible. Okay, so
एज यू सेड कि दवाइयाँ लीजिए, दवाइयों से भी तो किडनी का इशू हो सकता है, मतलब लगातार स्टेरॉइड्स लेते जा रहे हैं, अब चाहे वो डायबिटीज़ के लिए हो, चाहे बीपी के लिए हो, चाहे सिर दर्द के लिए क्यों ना हो। तो अगर वो हम बार बार मेडिसिन लेंगे, और वो मेडिसिन बढ़ती हैं एक्चुअली, बीपी की मेडिसिन हो या डायबिटीज़ की मेडिसिन हो, वो टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाती है, तो किडनी पे तो इफेक्ट आना ही आना है। तो डायबिटीज़ को अगर कोई बंदा कंट्रोल कर लेगा तो किडनी तो खुद ही आई थिंक वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, या वो डायबिटीज किडनी का पेशेंट ही नहीं बनेगा। ऑब्वियसली मैं दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड आपके माध्यम से कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और बीपी को कंट्रोल करना किडनी पेशेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी ने डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेशन डिजीज़ का स्लो हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल है, डाइट आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और साथ में डिसिप्लिन लाइफ आपकी है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार आपका ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है, किस प्रकार आपकी सीकेडी जो है वो रिवर्सल होना शुरू हो गई है। ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे पास मरीज हैं जिनका सीकेडी कंट्रोल हुआ है। वीडियोस अवेलेबल है जिनका क्रोनिक किडनी डिजीज, जिनको डायलिसिस बोल दिया गया था। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आया, 42 इयर्स का एज था पेशेंट का, और वो पेशेंट बहुत मतलब ना उसने आज तक कोई सिगरेट पी, ना ही कोई उसने ड्रिंक ली, बस एक ही गलती हो गई उससे कि उसने कभी बीपी चेक नहीं करा। ब्लड प्रेशर ना चेक करने की वजह से उस पेशेंट का वो बढ़ा हुआ बीपी किडनी को डैमेज कर गया, और किडनी को डैमेज करने की वजह से वो सीकेडी की फॉर्म में आ गया और क्रेटिनिन और यूरिया उनका बढ़ गया। अब वो बहुत सारी जगहों पे गए, उन्होंने देखा कि 4.4 उनका क्रेटिनिन लेवल था। मेरे पास कल फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने बहुत सारे एलोपैथिक जगहों पे गए, तो उन्हें बोला गया कि आपका अल्टीमेटली डायलिसिस होगा। 4.5 क्रेटिनिन पे उनको मेंटली डायलिसिस के लिए प्रिपेयर कर दिया गया, ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करा दी गई। मतलब वो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा हुआ कि कह रहे थे कि मैं तो कल पूरी रात सोया नहीं डॉक्टर साहब, अब आप इसका कोई सोल्यूशन मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे तो फैमिली में सभी लोग परेशान हैं जब से बीमारी का पता चला है, और मैंने अपने माँ बाप को इस बीमारी के बारे में बताया नहीं है। अब उनकी हालत ऐसी, स्थिति ऐसी कि वो कह रहे थे कि जैसा आप बोलोगे वैसा हम फॉलो करेंगे। अब मैं इस केस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। उसके पीछे कारण है, रीज़न है, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर जो है वो अब कंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ इनको नहीं है। साइमल्टेनियसली डिसिप्लिन से फॉलो करके, इंटेलिजेंटली फॉलो करके सब चीज़ें फॉलो करने वाले पेशेंट्स में से हैं। तो इन ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपसे मैंने जो आपसे अभी सवाल किया था सर, वो ये था कि अगर कोई पेशेंट लगातार दवाइयाँ ले रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसे किडनी की समस्या हो, तो दवाइयाँ भी तो छुड़वानी ज़रूरी है। अगर वो लगातार डायबिटीज, आप बीपी की दवाई ले रहे हो, आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, आपको बीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोनों भाई बहन है, साथ में चलते हैं। एक होगा दूसरे होने की संभावना बढ़ जाएगी, दूसरा होगा पहले होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि आपको दवाई लेनी ही ना पड़े कोई। सबसे पहले तो आप ये फॉलो करो, आप घर पे मेडिसिन छुड़वा सकते हैं। मेडिसिन छूटती हैं, ब्लड प्रेशर जिनका होता है उनकी बीपी कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट इसीलिए होने आते हैं कि उनको दवाइयाँ छोड़नी है, उनको डायबिटीज से मुक्ति पानी है, उनको ब्लड प्रेशर जो है उससे निजात पाना है। बीपी दवाइयाँ, डायबिटीज दवाइयाँ छोड़ के जाते हैं, और जनरली जब हम उनको बोलते हैं घर से अभी लेकर आना दवाइयाँ, कि अभी आप जो है वो दवाइयाँ पे निर्भर हो, और जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो हम उनकी दवाइयाँ रखवा लेते हैं कि अब आपकी दवाइयाँ, आप इनसे मुक्त हो गए। और इतना बड़ा ड्रम हमारे पास है जिनकी दवाइयाँ वो छोड़ के जा रहे हैं पेशेंट यहाँ पे। चलिए, बहुत बेहतर। तो बीपी और शुगर कंट्रोल करना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप एक सिनर्जी में, एक माइंडसेट के साथ चीज़ों को कर रहे हो। नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अब हम किडनी पे वापस आते हैं। हम सीकेडी के बारे में, जैसे स्टेज 3-4 के बारे में बात कर रहे थे, तो किस तरीके के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है रीजनरेशन ऑफ किडनी के लिए? देखिए, पुनर्नवा एक बहुत ही अच्छा डायूरेटिक है।
जहाँ पे किडनी पेशेंट्स के अंदर हमें यूरिन का आउटपुट, यूरिन का फ्लो भी कम हो जाता है और आर्टिफिशियल डायूरेटिक पे निर्भर रहना पड़ता है। वहाँ पे पुनर्नवा जैसा हर्बल डायूरेटिक बहुत ही फायदेमंद है। चंद्रप्रभावटी आती है, ये एक योग है जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मूत्र व स्रोतस के लिए ये बहुत लाभकारी है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। गोक्षरू यानी गोखरू का प्रयोग बहुत लाभकारी है। उसके साथ साथ वरुण आदि कषाय, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है बाकी जड़ी बूटियाँ जिसमें कासनी है, गुगलू है, ये सारी जड़ी बूटियों का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी का पोटेशियम जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उस केस में भी हम जो है हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अर्जुन की छाल का भी यूज़ करते हैं और पोटेशियम को कंट्रोल करने का भी साथ साथ ट्राई करते हैं। ओके, स्टेज 3 और स्टेज 4 पे इनमें से क्या नहीं लेना होता है? डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। सोडियम ओवरलोड से बचना है। हाँ। प्रोटीन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। रेड मीट को अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन को कम से कम लेने की ज़रूरत है। फलों में आपको ये देख के चलना है कि आपको सेब, पपीता, अमरूद के अलावा और बाकी चीज़ें नहीं लेनी। अनार अगर लेना है तो उसका ऊपरी भाग लेना है, अंदर के भाग में गीटक में पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना खाएं तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले खाना खा लें, उसके बीच में ही आपने खाना खाना है। लगभग आप 8 से 9 घंटे की साइकिल बनाएंगे, उसी के बीच में आप भोजन लेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका डाइजेशन भी ठीक हो रहा है, क्योंकि ये सब ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हुए, डाइट, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, योग, मेडिटेशन सब करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे और है सर, आयुर्वेद में इलाज लेना क्या समय की बर्बादी तो नहीं है? आयुर्वेद में इलाज लेना समय का सदुपयोग है। बर्बादी तो तब होती है जब आपको उससे कुछ प्राप्ति ना हो, और आपका लाभ तब होता है जब आपकी अपनी किडनी काम कर सकती है, काम करने लायक हो सकती है। तो हमें आर्टिफिशियल किडनी या फिर हमें जो है ये जो आजकल चल रहा है ट्रांसप्लांटेड किडनी, आर्टिफिशियल किडनी पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं बट अभी तक कुछ उसमें हुआ नहीं है। ट्रांसप्लांटेड किडनीज या फिर हम जो है डायलिसिस पर निर्भर रहे हैं, उससे बेटर है कि आपकी जो अपनी किडनी है वो काम करने लगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका क्रेटिनाइन, यूरिया, सब चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो गई। ये टेस्ट हमारे पास है, बिफोर का, आफ्टर का हम टेस्ट कराएंगे और ऐसे टेस्टिमोनियल्स पेशेंट्स के हमारे साथ हैं जिनको फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थी पूरी जानकारी अबाउट स्टेज 3 एंड 4। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप अगर स्टेज 3 या 4 पे हैं और मन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछिए, ईमेल करके पूछिए या कॉल करके पूछिए। किसी भी तरीके से आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचने बेहद ज़रूरी हैं। बहरहाल इसी के साथ अभी हम इस पूरे साक्षात्कार को यहीं पर थामते हैं। आपके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहें।